हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। कैसे हैं आप सभी? बेसिकली ये हमारी D12 की क्लास है। वो के समाधान, ग्रामर ज्ञान और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। सो बिल्कुल मजा आने वाला है। आज हम वो के समाधान में इडियम्स एंड फ्रेजेस पे बात करने वाला है। ग्रामर ज्ञान में हम ग्रामर से रिलेटेड कुछ प्यारे प्यारे से रूल्स पे बात करेंगे और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करेंगे। हम फ्रेज रिप्लेसमेंट से रिलेटेड या सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी बोल सकते हैं, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस को आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। सो आर यू रेडी गाइस? लेकिन चलते हैं सबसे पहले स्टूडेंट कॉर्नर की ओर। और आज स्टूडेंट कॉर्नर में थॉट ऑफ द डे पलक शुक्ला और साक्षी तिवारी जी के थॉट्स हमारे सामने हैं। You learn more from failure than from success. Don't let it stop you. Failure builds character. एक्चुअल में असफलता हमें सफलता का रास्ता दिखाती है, हमारी सफलता का मार्ग बनाती है। तभी मैं कहता हूं ना, जो क्वेश्चन आपने सही किया उससे ज्यादा मैटर क्या करता है जो क्वेश्चन आपने गलत किए। जब आप क्वेश्चंस में गलतियां करते हैं तो वो गलतियां ही आपको कुछ सिखाती हैं, कुछ नया सिखाती हैं जो आपको नहीं पता था पहले। ठीक है। सो साक्षी तिवारी जी ने भी काफी प्यारा थॉट दिया है यहाँ पे। हौसला कम ना होगा तेरा, तूफानों के सामने मेहनत को इबादत में बदल कर देख। खुद ब खुद हल होगी जिंदगी की मुश्किल, बस खामोशी को सवालों में बदल कर देख। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। जो क्वेश्चंस हैं, जो भी अपने अंदर क्वेश्चंस हैं, उन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी आपके अंदर ही, कहीं बाहर नहीं, तो कहीं और नहीं खोजना। आपकी सक्सेस आपके अंदर, कहीं और नहीं। समझ में आया? ठीक है। तो बस अपने हौसले को बरकरार रखिए, हौसले को मत टूटने दीजिए और सक्सेस आपके कदम चूमेगी। ठीक है। साथ ही साथ संदीप, साक्षी सभी ने आंसर दिए हैं। सागर के भी आंसर्स हमारे सामने। संध्या गिरी, वेरी गुड। साथ ही साथ अगर हम बात करें पलक शुक्ला, बिल्कुल इन्होंने भी आंसर दिए हैं। वैशाली जॉनसन, ओके, आपके पढ़ाने का स्टाइल ही कुछ अलग है, एकदम झक्कास, सच्ची मुच्ची। ओके, सो ओके, यू आर बेस्ट टीचर इन इंग्लिश। थैंक यू सर। तो थैंक यू साक्षी जी। साथ ही साथ रोहन साहा जी ने बहुत ही प्यारा थॉट दिया। आप देखिए थॉट क्या है यहाँ पे। योर टीचिंग स्टाइल इज ऑसम, योर हेयर स्टाइल इज ब्यूटीफुल। सच में तारीफ ही कर रहे हैं ना? ओके, सो बिल्कुल आंसर्स भी दिए हैं रोहन जी ने। थैंक यू सर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। और आज हमने बोला जैसे हम इडियम्स एंड फ्रेजेस की बात करने वाले हैं, तो देखते हैं भाई इडियम्स एंड फ्रेजेस में हमें क्या खास मिलने वाला है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं रैंक एंड फाइल। रैंक एंड फाइल का मतलब होता है साधारण लोग। रैंक एंड फाइल का मतलब क्या होता है? ऑर्डिनरी पीपल या साधारण लोग। ठीक है। दूसरा इडियम हमारा क्या है? बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। देखिए आपको क्या करना है, इनका एक एक सेंटेंस में यूज करके फॉर्म करना, ये आपका काम है। इसको टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, इंग्लिश बाय नितिन महंद्रास। अगर नहीं जुड़े, वहां पे सारे एग्जांपल्स एक बार करके दिखाएंगे। ठीक है। जिसमें भी कंफ्यूजन होगी, जो भी वर्ड आप यूज ना कर पाए, वो मुझसे पूछिएगा, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है। लेकिन आपको एक एक स्टेटमेंट में इन सारे इडियम्स का यूज करना है। ठीक है। नेक्स्ट वन, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, इन शॉर्ट पीरियड्स और नॉट रेगुलरली। मतलब जो भी काम इरेगुलरली हो रहा है, अनियमित रूप से हो रहा है, दैट इज बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। अ वी बिट, अ वी बिट मींस होता है बहुत ही लिटिल, बहुत ही कम मात्रा को रिलेट कर सकते हैं अ वी बिट से। आउट ऑफ वुड, आउट ऑफ वुड, वैसे वुड मींस लकड़ी होता है, वुड में एस लगा दो, वुड्स हो गया, मतलब जंगल या फॉरेस्ट को रिलेट कर दिया। तो आउट ऑफ वुड्स अगर मैं बोलूं तो जंगल से बाहर। अगर जंगल की बात करें तो जंगल से बाहर, जंगल में परेशानियां थी और उसके बाहर आके, तो फ्री फ्रॉम डिफिकल्टीज एंड डेंजर। आउट ऑफ वुड का मतलब क्या हो गया? फ्री फ्रॉम डिफिकल्टीज एंड डेंजर। ठीक है। अंडर हिज थंब, उसके अंगूठे के नीचे, मतलब जो भी हो रहा है उसके कंट्रोल में। अंडर हिज थंब का मतलब क्या हुआ? अंडर हिज कंट्रोल। ठीक है। नेक्स्ट वन, एट वंस विट्स एंड। एट वंस विट्स एंड का मतलब क्या हुआ? इन अ स्टेट वेयर वन डज नॉट नो व्हाट टू डू। देखिए एक ऐसी स्थिति जिसमें इंसान कंफ्यूजन में, उसको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे, दैट इज एट हिज विट्स एंड्स। देखिए वंस कैसे यूज कर रहे हैं। अगर मैं किसी बंदे की बात करूं तो वंस की जगह हिज आ जाएगा, किसी फीमेल मेंबर की बात करूं तो हर आ जाएगा, बहुत सारे लोगों की बात करूं तो देयर आ जाएगा,
वी की बात करूं तो आर आ जाएगा। समझ में आ गई बात? चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। एंड बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, बिटवीन टू डेंजर्स, ठीक है। सेम एज बर्न द मिडनाइट ऑयल, मतलब आधी रात तक। मिडनाइट ऑयल का मतलब क्या हुआ? अपने आप में वर्क और स्टडी हार्ड, बहुत ज्यादा परिश्रम करना, मेहनत करना। कॉल अ स्पेड, ये इमेज बेस्ड इडियम में मैं आपको बता चुका हूं। फ्रैंकली, स्पीक फ्रैंकली एंड डायरेक्टली, स्पीक फ्रैंकली एंड डायरेक्टली। कॉल अ स्पेड का मतलब क्या होता है? जैसे को तैसा कहना, दैट इज कॉल अ स्पेड, ठीक है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था, आई हैव नो हैबिट ऑफ हाइडिंग फैक्ट्स, आई जस्ट कॉल अ स्पेड, कुछ ऐसा। कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स, कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स आप कैसे रिलेट कर सकते हैं? बी हाईली सक्सेसफुल, बहुत ज्यादा सफल हो जाना, दैट इज कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स। होपिंग अगेंस्ट होप, इफ आई एम सेइंग ही इज होपिंग अगेंस्ट होप, मतलब ही इज विदाउट होप, उसके अंदर कोई उम्मीद नहीं है, कोई आशा नहीं है किसी भी चीज को लेके, दैट कुड बी। हिट द नेल ऑन द हेड, नेल को हिट करना हेड के ऊपर, मतलब क्या हुआ? डू और से द एग्जैक्ट थिंग, मतलब एग्जैक्ट कहना या एग्जैक्ट करना, दैट कुड बी हिट द नेल ऑन द हेड, ठीक है। नेक्स्ट वन, एन एक्स टू ग्रिंट, अ पर्सनल इंटरेस्ट इन द मैटर, किसी भी मैटर में जो आपका पर्सनल इंटरेस्ट छुपा हुआ है, दैट इज एन एक्सट्रूग्रेंट, ठीक है। नेक्स्ट वन इज टू गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाना। गेट रिड ऑफ मीन्स क्या होता है? छुटकारा पाना। एट डैगर्स ड्रॉन, मतलब बहुत ही ज्यादा दुश्मनी, जो बिटरली हॉस्टाइल है, दैट इज डैगर्स ड्रॉन, ठीक है। सेम एज टू प्ले डक्स एंड ड्रैग्स, टू प्ले डक्स एंड ड्रैग्स मतलब क्या हुआ? टू एक्ट फुलिशली और इनकंसिस्टेंटली, मतलब जो अनियमित रूप से काम हो रहा है या बेवकूफी भरा काम, कोई भी ऐसे एक्शंस, कोई भी ऐसी एक्टिविटीज जो फुलिश, बेवकूफी से भरी हुई, ऐसी एक्टिविटीज को आप बोल सकते हैं टू प्ले डक एंड ड्रैग्स। क्लियर हुई बात? यस और नो? ओके। नेक्स्ट वन इज टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। अब आप इसको इमेजिन भी कर सकते हैं, बुल को हॉर्न्स से, उसकी सींग से पकड़ के उसको टैकल आउट करना है, मतलब क्या? टू टैकल अ प्रॉब्लम इन अ बोल्ड एंड डायरेक्ट फैशन, किसी भी प्रॉब्लम को बोल्डली क्या करना? फेस करना, टैकल आउट करना, दैट कुड बी, ठीक है। रेन कैट एंड डॉग्स, रेन कैट्स एंड डॉग्स मतलब रेनिंग हैवीली, बहुत ज्यादा जो बारिश हो रही है, दैट कुड बी। टू मूव हेवन एंड अर्थ, टू मूव हेवन एंड अर्थ को आप कैसे रिलेट कर सकते हैं? टू मेक अ सुप्रीम एफर्ट, बहुत ज्यादा एफर्ट किसी चीज में लगा देना, दैट इज टू मूव हेवन एंड अर्थ। नो अवेल, नो अवेल का मतलब होता है विदाउट एनी रिजल्ट, जिसका कोई लाभ नहीं है, जिसका कोई रिजल्ट नहीं है, दैट इज नो अवेल, ठीक है। क्लियर हुई ये चीजें? ये 20 इडियम थे जो हमने सबसे पहले किए। अब चलते हैं हम कुछ ग्रामर से रिलेटेड रूल्स की, ठीक है। सो ग्रामर पॉइंट्स आपके सामने तैयार हो जाएंगे, ग्रामर के कुछ प्यारे से ट्रिक्स और तरीकों के लिए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, इफ टू एक्शंस टेक प्लेस वन आफ्टर द अदर इन द फ्यूचर, if the second depends on the first action, the first action is in the simple present tense and the second action is in simple future tense। अगर मैं किसी कंडीशनल सेंटेंस की बात कर रहा हूं और वहां पे दो एक्शंस को रिलेट किया जा रहा है, एक एक्शन पे दूसरा एक्शन डिपेंड है, तो जिस पे दूसरा एक्शन डिपेंड है उसको आप प्रेजेंट में लेके जाएंगे और जो रिमेनिंग क्लॉज होगा उसको आप फ्यूचर में लेके जाएंगे। अब इस चीज को समझने के लिए एग्जाम्पल भी समझने पड़ेंगे भाई, इससे रिलेटेड क्या हो सकते हैं। दो स्टेटमेंट्स हैं, देखिए क्या बीमारी है इसमें, बताइए क्या प्रॉब्लम है। मैंने दोनों क्लॉजेस में विल लगाया है, अब एक का विल हटेगा दोनों सेंटेंसेस में, बताइए करेक्ट सेंटेंस क्या होगा। फटाफट देखिए और टिक करिए आंसर, फटाफट पिक करेंगे आंसर। She will come to meet you as soon
soon as you will reach Delhi, मतलब जैसे ही तुम दिल्ली पहुंचोगे वो तुमसे मिलने के लिए आएगी। तो पहले तुम पहुंचोगे ना, उसके बाद वो तुमसे मिलने आएगी ना। भाई सिंपल सी चीज है। एज सुन एज के जो बाद वाला पार्ट, ये विल का यूज नहीं करके बल्कि सिंपली क्या, विल को हटाएंगे, सिंपल प्रेजेंट जाएगा। एज सुन एज यू रीच दिल्ली, शी विल कम टू मीट यू एज सुन एज यू रीच दिल्ली। तो पहला एक्टिविटी क्या हुआ, आप दिल्ली पहुंचेंगे, उसके बाद वो बंदा आपसे मिलने आएगा या वो बंदी आपसे मिलने आएगी। ठीक है, कुछ ऐसा। दूसरा सेंटेंस देखिए, इफ द गवर्नमेंट विल बिकम स्ट्रिक्ट, करप्शन विल श्योरली फिनिश। अगर गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट हो जाएगी तो करप्शन श्योरली क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। जो भ्रष्टाचार है वो श्योरली खत्म हो जाएगा, कुछ ऐसा। अब अगर मैं इस पर्टिकुलर सेंटेंस को देखूं, पहले कौन सा काम होगा, पहले गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट होना है, उस बेस पे करप्शन खत्म होगा। समझ में आया? तो ये पहले सेंटेंस में जो विल लिखा है इसको आपको कट करना पड़ेगा। और इफ द गवर्नमेंट बिकम्स, बिकम की जगह पे बिकम्स आ जाएगा, क्योंकि जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, जब भी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट यूज होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एस जोड़ देते हैं। ठीक है, सो इफ द गवर्नमेंट बिकम्स स्ट्रिक्ट, करप्शन विल श्योरली फिनिश, कुछ ऐसा स्टेटमेंट जाएगा। क्लियर हुआ? ओके, सो आपका जो आंसर जाने वाला है वो क्या जाने वाला है, आपका जो आंसर जाने वाला है वो फर्स्ट पार्ट में आपको इफ क्लॉज में विल का यूज हटाना है, फिर दूसरे क्लॉज में आपको फर्स्ट जो सेंटेंस है आपका एज सून एज के बाद वाले विल को आपको हटाना है। एक चीज और, जितने भी कंडीशनल वर्ड होते हैं याद रखिएगा, जितने भी कंडीशनल वर्ड्स होते हैं उस पर्टिकुलर केस में उन कंडीशनल वर्ड्स के राइट साइड वाला क्लॉज, ये मैं तब बता रहा हूं जब मीनिंग ना समझ में आए एग्जाम में। कभी कभी ऐसा भी होता है, हमने सेंटेंस को पढ़ा और बाउंस हो गया सिर के ऊपर से, समझ ही नहीं आया। ये तो इजी है, समझ आ रहा है। एग्जाम में कभी कभी ऐसे स्टेटमेंट्स भी आ जाते हैं जो समझ नहीं आते, तो आप समझना इस केस में कि जो कंडीशनल वर्ड है, जैसे यहाँ पे एज सून एज लिखा है, यहाँ पे इफ लिखा है, ये कंडीशनल क्लॉजेस है। इनके राइट साइड में जो भी सेंटेंस जुड़ा होगा वो सिंपल प्रेजेंट में होगा, मतलब रिमेनिंग सेंटेंस, जो बचा हुआ सेंटेंस था, यहाँ पे ये वाला रिमेनिंग है और यहाँ पे ये दूसरा वाला पार्ट रिमेनिंग है। करप्शन विल श्योरली फिनिश, तो जो रिमेनिंग सेंटेंस है वो फ्यूचर में होगा। क्लियर हुई बात? यस और नो? क्लियर हो गया सबको? क्लियर हो गया तो एक बार थम्स अप करके बताए देंगे यस सर क्लियर। और अगर कंफ्यूजन है तो भी बोलेंगे। देखिए, किसी भी पॉइंट में अगर कोई भी कंफ्यूजन रहेगी, स्क्रीनशॉट लेंगे और सीधे मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ जाएंगे, इंग्लिश बाय नितिन महंद्रास। वहां पे जो भी कंफ्यूजन है, जिस लेवल की भी कंफ्यूजन है, विदाउट एनी हेजिटेशन आस्क करेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। बिल्कुल नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है, इफ अ प्रोबेबिलिटी इज एक्सप्रेस्ड इन अ सेंटेंस। अगर हम किसी प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी को दिखाते हैं, संभावना की बात करते हैं, तो उस केस में हम मे माइट को प्रेफरेंस देते हैं, मे या माइट को प्रेफरेंस देते हैं, ना कि विल को। ठीक है, अगर मैं किसी प्रोबेबिलिटी या संभावना की बात करूंगा तो इस पर्टिकुलर केस में आप मे माइट को प्रेफरेंस देंगे, ना कि विल को। क्लियर? अब फटाफट देखिए और करिए क्या प्रॉब्लम है इसमें। ओके, इफ इट रेन्स द स्टूडेंट मे नॉट कम फॉर क्लास। देखिए, पहले सेंटेंस को अगर हम देखें तो ये तो करेक्ट, मे का यूज कर रहा है, पॉसिबिलिटी की बात हो रही है ना कि अगर बारिश होती है सो हो सकता है स्टूडेंट्स क्लास के लिए ना है, कुछ ऐसा। तो ये तो करेक्ट, मे का यूज किया, देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन दूसरे सेंटेंस को देखो, इफ द फॉग स्टेज फॉर लॉन्ग द फ्लाइट्स विल गेट लेट। अगर कोहरा बहुत ज्यादा रहता है, ज्यादा टाइम तक रहता है, तो फ्लाइट्स विल गेट लेट। अब यहाँ पे आपको मे का यूज करना पड़ेगा, मे माइट में से आपको प्रेफरेंस देना पड़ेगा, ना कि विल का यूज करेंगे। ठीक है, मे माइट का यूज करेंगे, ना कि विल का यूज करेंगे। तो दूसरे वाले सेंटेंस में आपको विल को हटाना पड़ेगा, तब ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा। क्लियर हुआ? यस और नो? ओके,
चलिए, मजा आ रहा है चीजों में, आराम से रिलेट कर पा रहे हैं चीजों को, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इफ द सेंटेंस इज रिलेटेड टू अ सजेशन, अगर सेंटेंस में सजेशन की बात हुई तो हम शुड का यूज करते हैं जनरली, और अगर हम सजेशन पे एम्फसाइज कर रहे हैं, जोर डाल रहे हैं, तो हम मस्ट का यूज करते हैं, ना कि विल का यूज करते हैं। तो अगर हम सजेशन की बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट, तो हमें शुड या मस्ट को प्रेफरेंस देना है, ना कि विल को। अब ये चीज भी याद रखना, सिंपल सजेशन है तो शुड, और करना चाहिए ही चाहिए कुछ ऐसा, मतलब सजेशन के साथ कुछ कंपल्शन भी छुपा हुआ है, दिख रहा है कंपल्शन भी थोड़ा बहुत, तो आप मस्ट का यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें फर्स्ट सेंटेंस, फटाफट देखिए, टिक करिए आंसर, क्या प्रॉब्लम है इन सेंटेंसेस में। If you want to remain healthy, you will exercise daily. If you want to remain healthy, you will exercise daily. अच्छा ध्यान से समझिए इस चीज को, इफ यू वांट टू रिमेन हेल्दी, अगर आप हेल्दी रहना चाहते हो, स्वस्थ रहना चाहते हो, यू विल एक्सरसाइज डेली। तो यहाँ पे जो विल का यूज है ये गलत है, और जनरल सा सजेशन है ये, शुड का यूज करिए, विल की जगह पे क्या आ जाएगा, शुड आ जाएगा, तब ये सेंटेंस करेक्ट होगा। इफ यू डू नॉट नो हिम, यू मस्ट नॉट ओपन द डोर, अगर तुम उसे नहीं जानते तो तुम्हें डोर ओपन नहीं करना चाहिए। अब ये सिंपल सजेशन भी हो सकता है, और ये कहीं ना कहीं फोर्सफुली भी बोल सकता हूँ, अगर तुम उसे नहीं जानते तो तुम्हें ओपन कभी भी नहीं करना चाहिए डोर को, समझ रहे हो, कुछ ऐसा, तो ऐसे भी बोला जा सकता है। तो मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट है, बी वाला करेक्ट है, सेकंड वाले में प्रॉब्लम है, विल की जगह पे शुड का यूज करेंगे तब ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा। इज दैट क्लियर? ओके, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। बिल्कुल नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है, इफ क्लॉज इन पास्ट टेंस। देखिए कंडीशनल सेंटेंसेस की बात करूं तो इफ के साथ जब सिंपल पास्ट आता है तो जो अगला रिमेनिंग क्लॉज होता है उसमें सब्जेक्ट के साथ वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंसेस में जो फर्स्ट कंडीशनल होता है आपका, जो पास्ट का कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल होता है आपका, उसमें क्या होता है, जब भी इफ के साथ सिंपल पास्ट आता है तो आगे का जो क्लॉज होता है वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, कैन, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ आप हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करते हैं, ठीक है। हाँ, अगर पैसिव में है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब तो बी का यूज करते हैं प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर पैसिव में है तो, और एक्टिव में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं इन जनरल, ठीक है। सो अब यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स हैं, देखिए क्या प्रॉब्लम है इसमें। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेरी गुड, फटाफट पिक करेंगे आंसर। If I had money, I would have lent it to you. अच्छा, इस पर्टिकुलर सेंटेंस को देखिए, If I had money, I would have lent it to you. Had, ये मत समझना कि ये पास्ट में जा रहा है, ये पास्ट के सेंस में हैड का यूज हो रहा है। अगर ये परफेक्ट होता, ये सिंपल पास्ट है यहाँ पे, इफ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसा होता, कुछ ऐसा। अब हैड के साथ जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तब वो समझो परफेक्ट। अभी ये सिंपल पास्ट है, पास्ट के सेंस में। जैसे प्रेजेंट में आप हैज हैव का यूज करते हैं, सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव, ही हैज अ कार, यू हैव अ कार, कुछ ऐसा, तो वो सिंपल प्रेजेंट को ही बताता है। सेम एज आई हैड मनी, ये सिंपल पास्ट को बता रहा है, तो ये वुड हैव नहीं बल्कि वुड का यूज करेंगे, आई वुड लेंड इट टू यू, कुछ ऐसा। सो इफ आई हैड मनी आई वुड लेंड इट टू यू, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जाएगा। अगर मैं दूसरे स्टेटमेंट को देखूं, इफ आई बॉट अ कार, इफ आई बॉट अ कार, आई वुड लेंड इट टू यू, ये दूसरा सही। बॉट अ कार पास्ट में है और वुड के साथ लैंड का यूज किया, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो आपका ये सेंटेंस स्ट्रक्चर पूरी तरह से करेक्ट है। फर्स्ट रॉन्ग है, सेकंड करेक्ट। क्लियर हुआ सबको? चलिए
चलते हैं कुछ सेंटेंस इंप्रूवमेंट से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए और टिक करिए अपना आंसर एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बिल्कुल फटाफट पिक करेंगे आंसर। अच्छा, सबसे पहले ये बताओ लुक डाउन अपॉन का मतलब क्या होता है? व्हाट्स द मीनिंग ऑफ लुक डाउन अपॉन? टू हेट समवन, घृणा करना, दैट इज लुक डाउन अपॉन। ठीक है, अब एज इफ, एज दो, अगर एज इफ का यूज हो या एज दो या एज इफ का यूज हो तो आपको समझना है ये बात कर रहे हैं अनरियल सिचुएशन की, ये बात कर रहा है अनरियल सिचुएशन की। If I'm relating unreal situation in that the particular case, we have to understood it well. Subject चाहे जो कुछ भी हो, subject चाहे जो कुछ भी हो, आपको was का नहीं बल्कि were का यूज करना है। जैसे बोलते हैं ना, I wish I were a king. So she behave as though she were superior. मतलब वो ऐसे बिहेव कर रही है जैसे वो सुपीरियर हो, मतलब ये अनरियल सिचुएशन है, वो है नहीं सुपीरियर, वो बिहेव ऐसा कर रही है। एंड लुक डाउन अपॉन दी अदर्स, और दूसरों से क्या कर रही है? हेट कर रही है, घृणा कर रही है, कुछ ऐसा। तो आपका जो आंसर जाएगा, अगर आपने सी पर टिक किया है ना तो आपका सिक्सर लग चुका है, पूरी तरह से करेक्ट है आपका आंसर। वरना थोड़ा सा 100 ग्राम गलत हो गया। बिल्कुल सी पर टिक किया है तो आपका सिक्सर लग चुका है। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड द वेरी नेक्स्ट वन इज, अगला क्वेश्चन आपके सामने, देखिए और टिक करिए अपना आंसर एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। भाई टाइम के पहले सिंस का यूज हो गया तो आई एम वर्किंग होना चाहिए। सिंस का यूज हो गया टाइम के पहले, मतलब ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहा है। सिंस का यूज हो गया टाइम के पहले, मतलब ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहा है। एंड इफ आई एम राइटिंग परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस तो हमारा स्ट्रक्चर क्या जाएगा? आई हैव बीन वर्किंग सिंस 7 o'clock इन द मॉर्निंग, कुछ ऐसा। तो आपका जो आंसर जाएगा वो क्या जाएगा? बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। क्या बात है, बिल्कुल जो भी बी पार्ट टिक कर रहे हैं उनका आंसर पूरी तरह से करेक्ट है। बिल्कुल मैक्सिमम एस्पिरेंट इस बार करेक्ट कर रहे हैं आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? क्यों जा रहा है ये? सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं, निश्चित समय के लिए, और फॉर का यूज किसके लिए करते हैं? पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं। ठीक है, तो 7 o'clock क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है, लेकिन अगर मैं 7 hours बोलता तो फॉर का यूज हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और टिक करिए अपना आंसर एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेरी गुड। देखिए एक्चुअल फ्रेज क्या होता है? निप्ड, क्या होता है? निप्ड इन दी बड। तो सबसे पहले तो एट की जगह पे ये इन आ जाएगा। निप्ड इन दी बड का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ निप्ड इन दी बड? निप इन दी बड का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर इडियम? कम ऑन टेल मी फास्ट। ओके, देखिए किसी भी चीज को अर्ली स्टेज में ही खत्म करना, जैसे कोई प्रॉब्लम है, क्रिमिनल एटीट्यूड्स, उनको क्या करना चाहिए? उनके शुरुआती पॉइंट पे ही उनको खत्म कर देना चाहिए, जिससे वो चीजें आगे नहीं बढ़ती। तो निप्ड ऑन दी बड गलत फ्रेज है, निप्ड फॉर दी बड भी गलत फ्रेज है, नो करेक्शन हो नहीं सकता। जो आंसर जाएगा वो सी पार्ट जाएगा, आप इससे समझ सकते हैं। ठीक है, मतलब किसी को, किसी प्रॉब्लम को या किसी भी चीज को उसके ओरिजिन से ही, उसके शुरुआत से ही खत्म कर देना, दैट कुड बी निप्ड इन दी बड।
इज दैट क्लियर? यस और नो? वेरी गुड। तुम बिल्कुल मैक्सिमम एस्पिरेंट सी पार्ट टिक कर रहे हो, बिल्कुल सही जा रहा है आपका आंसर। वेल डन एवरीवन। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए टिक करिए अपना आंसर एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये थोड़ा ट्रिकी पॉइंट है, फटाफट पिक करेंगे आंसर। ओके he sent a word to me that he would be coming late। अब ये जो सेंट अ वर्ड लिखा है ना, एक्चुअल फ्रेज होता है सेंट टू वर्ड, मतलब उसने मुझे इन्फॉर्म करवा दिया कि वो देर में आने वाला था, कुछ ऐसा उसने इन्फॉर्म मुझे करवा दिया था कि वो देर में आने वाला। तो सेंट अ वर्ड कुछ नहीं होता, एक्चुअल फ्रेज क्या है? सेंट वर्ड। एक्चुअल फ्रेज क्या है? सेंट वर्ड। तो ये ज्यादातर एस्पिरेंट्स ने मुझे पता है गलत किया होगा, ठीक है। ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर, यहाँ पे ए पार्ट ही करेक्ट जाएगा, ठीक है। गलत हुआ तो परेशान मत हुई। अब ये चीज आपको क्लियर हो गई ना सबको? सेंट वर्ड एक पर्टिकुलर फ्रेज है, एक इंफॉर्मेशन के लिए हम यूज करते हैं इसका। सेंट वर्ड मतलब इंफॉर्मेशन दे देना किसी चीज की, दैट कुड बी, ठीक है। तो आपका जो आंसर जाएगा दैट इज ए पार्ट। अगर आपने ए पार्ट टिक किया तो आपका आंसर करेक्ट है, वरना थोड़ा सा 100 ग्राम गलत हो गया। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड द वेरी नेक्स्ट वन इज, अगला क्वेश्चन आपके सामने, देखिए टिक करिए अपना आंसर एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Okay, now we know it well that who for the subject and whom for the object। we have to always use who for the subject and whom for the object, ठीक है। अब स्टेटमेंट को देखिए, द मैन टू हु आई सोल्ड माई हाउस वॉज वेरी वेल्थी। तो टू हु की जगह पे टू हुम होना चाहिए पहली चीज। तो ये हु वाले तो ऑप्शन कट गए, हु वाले ऑप्शन कट गए, ए नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता। दूसरी चीज बी और सी ऑप्शंस में देखिए क्या हो सकता है, टू हुम आई सेल, टू हुम आई सोल्ड। स्टेटमेंट कहीं ना कहीं देखिए अगर आप ध्यान से, तो प्रेजेंट में जा रहा है या पास्ट में जा रहा है? स्टेटमेंट किस में जा रहा है? प्रेजेंट में जा रहा है, पास्ट में जा रहा है? पास्ट में जा रहा है, तो बी ऑप्शन भी कट गया। स्टेटमेंट का आंसर क्या जाएगा? बिल्कुल सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। द मैन टू हुम आई सोल्ड माई हाउस वॉज वेरी वेल्थी, मतलब वो इंसान जिसे मैंने अपना घर बेचा, तो बेचा मैंने किसको बेचा? बंदे को बेचा। तो वो बंदा क्या है? ऑब्जेक्ट, और मैं क्या हूं? सब्जेक्ट यहाँ पे, ठीक है। तो हुम का यूज करेंगे और पास्ट की बात हो रही है, सो जिसको भी मैंने अपना घर बेचा, जिस बंदे को, वो बहुत ही वेल्दी है, वो बहुत ही धनी है, कुछ ऐसा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस में आपने पढ़ा है दो टाइप के प्रोनाउन होते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब होता है पारस्परिक संबंध को बताने वाले प्रोनाउन। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन में दो टाइप के प्रोनाउन आते हैं आपके, एक ईच अदर, दूसरा वन अनदर। ईच अदर का यूज ईच अदर 2 यूनिट्स के लिए होता है, और वन अनदर इसका यूज अब कब करते हैं? मोर देन 2 यूनिट्स। ईच अदर का यूज 2 यूनिट्स के लिए, वन अनदर का यूज मोर देन 2 यूनिट्स के लिए। समझ में आ गई बात? अब यहां पे अगर हम देखें, ऑल टीम मेंबर्स शुड कोऑपरेट विद वन अनदर। सब ऑल द टीम मेंबर्स हैं तो वन अनदर ही होना चाहिए पहली चीज। तो विद वन अदर कोई फ्रेज नहीं होता, वन अदर विद वन एंड ऑल, सो नो करेक्शन रिक्वायर्ड।
ये स्टेटमेंट पूरी तरह से सही है, यहाँ पे कोई बीमारी नहीं है। सो आप अगर डी पार्ट टिक कर रहे हैं तो नो डाउट आपका सिक्सर लग चुका है, बिल्कुल डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझ आ गया ये चीज? यस और नो? क्लियर हो गया सबको? वेरी गुड। चलिए चलता है नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके अच्छा, इस पर्टिकुलर केस में एक चीज समझिएगा, ये दो क्लॉजेज हैं। द ट्रेन लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन। जब बिफोर या आफ्टर का केस होता है तो आपको समझना है, जो काम पहले होता है वो पास्ट परफेक्ट में, और जो काम बाद में होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में। टेंस अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा ये चीज। तो जो काम पहले हुआ, द ट्रेन लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, मतलब मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले ट्रेन छूट चुकी थी। तो पहले कौन सा काम हुआ? पहले मैं स्टेशन पे पहुंचा या पहले ट्रेन छूटी? ऑफ कोर्स ट्रेन पहले छूटी। तो ट्रेन लेफ्ट ना होके द ट्रेन हैड लेफ्ट का यूज करेंगे। समझ में आया? एक परफेक्ट और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट। सो बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। क्या बात है। सो द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन। दिस इज द करेक्ट स्ट्रक्चर। बिल्कुल बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। अगर आप बी पार्ट टिक कर रहे हैं तो नो डाउट आपका सिक्सर लग चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये गलत मत करना। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये 54 को भूल जाइए, सिर्फ 200 किलोमीटर ही, ठीक है। अच्छा आप ध्यान से अगर देखें तो ये 200 किलोमीटर एक यूनिट। सेंटेंस को देखिए, 200 किलोमीटर्स आर नॉट अ ग्रेट डिस्टेंस बाय अ कार। मतलब एक कार से 200 किलोमीटर की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत बड़ी दूरी नहीं है, कुछ ऐसा आराम से कवर की जा सकती है, कुछ ऐसा। तो ये 200 किलोमीटर्स एक सिंगल यूनिट की बात कर रहा है। और अगर ये सिंगल यूनिट है तो यहाँ पे आर का नहीं भैया, इसका यूज करेंगे तब ये सेंटेंस स्ट्रक्चर करेक्ट होगा। समझे माय डियर एस्पिरेंट्स? ठीक है। तो यहाँ पे 200 किलोमीटर्स इज नॉट अ ग्रेट डिस्टेंस बाय अ कार, कुछ ऐसा, ठीक है। सो बिल्कुल आंसर आपका क्या जाएगा? क्या बात, आर की जगह पे इसका यूज करेंगे। बिल्कुल बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ये हमारे क्वेश्चन थे। फटाफट अपना स्कोर बताना शुरू कर देंगे। आउट ऑफ 8 क्वेश्चंस आपने कितना स्कोर किया है? क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए होमवर्क है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 भी होमवर्क है आपका। लास्ट क्लास में जो आपको होमवर्क मिला था उसके आंसर्स आपके सामने, फटाफट पिक कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल से अगर आप अभी तक नहीं जुड़े, वैसे सारे जुड़े हुए हैं एस्पिरेंट्स, नहीं जुड़े हैं तो तुरंत जुड़ेंगे। दैट इज नोन एज इंग्लिश बाय नितिन महंद्रास। इस पर्टिकुलर लिंक के थ्रू भी, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसके थ्रू भी आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। इससे टाइप करेंगे, पहुंच जाएंगे सीधे टेलीग्राम चैनल और ग्रुप्स पे, ठीक है। किसी भी प्रॉब्लम के लिए चीजों को डिस्कस करेंगे और आस्क करेंगे, ठीक है। बाकी इसका पीडीएफ वगैरह भी सारी चीजें आपको, सेशन का पीडीएफ एंड ऑल प्रॉब्लम्स, ये सारी वहीं पे रिजॉल्व हो जाएंगी। पीडीएफ भी आपको वहीं पे मिल जाएगा। इसी के साथ सेशन हो चुका है समाप्त। अगर सेशन में मजा आया तो भाई लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। चैनल पे नया तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट धमाकेदार से सेशन के साथ, ठीक सुबह 10 बजे। हाँ एक और चीज, एक इंग्लिश की इंडिविजुअल क्लास मैंने आज शुरू की है महंद्रास इंटरेक्टिव क्लासेस में, ठीक है। इंग्लिश इंडिविजुअल क्लास शुरू की है। अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो महंद्रास के चैनल, क्या आप साइट पे जाएंगे महंद्रास की, mahindras.org पे, वहाँ पे जो आपको मिलेगा पोर्टल आपका, वहाँ से आप देखेंगे उस कोर्स के बारे में। अगर आपकी इंग्लिश वीक है और बेसिक से आप सीखना चाहते हैं तो उसको जरूर ज्वाइन करेंगे, ठीक है। सो माय शॉप वाला जो पॉइंट है आपका, वहीं से आपको वो चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। किसी भी प्रॉब्लम के लिए अगर आपको ना मिल रहा हो वो पर्टिकुलर, आज ही से वो बैच शुरू हुआ है फिलहाल, अगर आपको ना मिल रहा हो
तो आप मुझे बता देंगे, मैं आपको वहां तक पहुंचा दूंगा किसी भी क्वेरी के लिए, ठीक है। सो अभी के लिए इतना काफी है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट धमाकेदार से सेशन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक्स टू ऑल माय एस्पिरेंट्स।